जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है जीवों में पोषण। तो देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एलिमेंट से भी कवर किए, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो सभी जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी वृद्धि, विकास एवं रखरखाव एवं उनमें जो जैविक प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भोजन के अवयव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, और इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं जो कि आर्टिफिशियल नहीं बनाई जाती, वो सारे कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड, हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होता है ये जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। ये शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, और इन्हें हम पादप और जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये पोषण में प्रथम श्रेणी में रखे जाते हैं। और अगर हम लोग पौधों में प्रोटीन की बात करें तो जैसे मटर, सोयाबीन, चना, राजमा, मूंग, इन सब में पाया जाता है। और जंतु में हम स्रोतों की बात करें तो पनीर, मछली, मांस, अंडे, दूध, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। अब बात करें हम लोग वसा की। तो दोस्तों, जो वसा होता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है, और इसे हम जंतु स्रोत जैसे कि दूध, पनीर, अंडा, मछली, और वनस्पति की बात की जाए तो जैसे वनस्पति तेल से प्राप्त कर सकते हैं। और जो वसा होता है वो शरीर के नीचे जमा होता है, स्पेशली जब जो आपकी किडनी होती है उसके चारों तरफ पाया जाता है, और ये आपके शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। जितने भी ध्रुवीय प्रदेश में लोग पाए जाते हैं, यानी जितने भी ठंडे प्रदेशों में लोग पाए जाते हैं, उनमें प्राय जो वसा होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको जो अपने शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रित करना रहता है, इसलिए उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों, जो वसा होता है अगर इसका उपापचय होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी इनकी शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यहीं पे हम बात करें विटामिन, खनिज लवण, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी इनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन। और दोस्तों, विटामिन से रिलेटिव मैंने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो लिंक के साथ मिल जाएगी। आप बस क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। और विटामिन को हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, और ये अच्छे स्वास्थ्य और रोग से शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम लोग जल की बात करें तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक करता है। इसके बाद हम लोग बात करें रेशे। और दोस्तों, जो रेशे होते हैं ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें प्रतिऑक्सीकारक, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, जो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं ये ऐसे यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को मंद करते हैं, यानी उसकी गति को धीमी करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे मानव शरीर में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं, तो इस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कि कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो जो प्रतिऑक्सीकारक यौगिक होते हैं या पदार्थ होते हैं, इन मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे इनका दुष्प्रभाव हमारे कोशिकाओं पर नहीं पड़ता और कोशिका की रक्षा करते हैं। हरी सब्जी, फल इत्यादि खाने से प्रतिऑक्सीकारक प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करें खनिज लवण की। तो जो खनिज लवण होते हैं ये शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। और दोस्तों, जो खनिज लवण है इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। जीव के लिए आवश्यक खनिज। तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज आयनों के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, और शरीर को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कि 20 प्रकार के खनिज अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं या हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। लेकिन ये अल्प मात्रा में खनिज अगर हमें प्राप्त नहीं होंगे तो जो हमारा शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्हें अल्प पोषक तत्व भी कहा जाता है। और इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है लघु तत्व और दूसरा होता है अल्प तत्व।
यानी लघु तत्व को हम लोग बोलेंगे माइनर एलिमेंट्स, और जो अल्प तत्व होते हैं इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लघु तत्व। इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम। जैसा कि आपको पता होगा, जो कैल्शियम होता है हमारे दांतों, हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी रुधिर का थक्का जमना, और हमारी तंत्रिका और पेशियों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उनको ये संकुचनशीलता प्रदान करता है। और इसके स्रोतों की बात की जाए तो दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडे, मछली, ये सब इसके स्रोत हैं। और इसके कमी के कारण जो हमारे दांत होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो दुर्बल हो जाती है और शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद हम लोग फास्फोरस की बात करें, और दोस्तों जो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है वो Ca होता है, और जो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है वो पीएच होता है। तो हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं। जो फास्फोरस होता है ये हमें दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली, इन सब से प्राप्त होता है। और जो फास्फोरस होता है ये भी हमारे दांत, हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी हड्डियां बनी होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की मिलकर बनी होती है, यानी उसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। और इसी के साथ जो फास्फोरस होता है वो एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, डीएनए, आरएनए आदि का भी घटक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। तो इसके कमी से, जैसे कि हमने कैल्शियम में देखा था कि दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है एवं कायिकी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गंधक। गंधक को सल्फर भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला एस होता है, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो जो सल्फर होता है वो सबसे पहले देखते हैं इसके स्रोत क्या है। तो जो सल्फर होता है वो हमें अंडा, मांस, पनीर, मछली, सेम, गोभी, शलजम, इन सब से प्राप्त होता है। और इसका हमारे शरीर में क्यों महत्व है? क्योंकि ये कई अमीनो एसिड जैसे कि हार्मोन, विटामिन, इन सब के घटक होता है। और जो कैरोटीन होता है उसके संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। और जो कैरोटीन पाया जाता है वो आपके बालों में, आपके नाखूनों में, जिनमें डेड सेल पाई जाती है, उनमें पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन के उपापचय में गड़बड़ी हो जाती है, ये सब सल्फर की कमी के कारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करें पोटेशियम, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। जो पोटेशियम हमें प्राप्त होता है वो मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जी आदियों से प्राप्त होता है। और इसका हमारे शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन में, जल संतुलन में, तंत्रिका एवं पेशियों की कार्यकी यानी उनको संकुचन एवं फैलाव के लिए आवश्यक होता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी आवश्यक होता है। इसके कमी के कारण निम्न रुधिर चाप हो जाएगा, यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पेशियों में दुर्बलता आ जाएगी, अंगघात की आशंका बढ़ जाएगी। ये सब पोटेशियम की कमी के कारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरीन, जिसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। तो जो क्लोरीन हमें मेनली प्राप्त होता है वो हमें नमक से प्राप्त होता है, क्योंकि नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। और इसका शरीर में महत्व देखें तो हम लोग ये अम्ल क्षार के संतुलन के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ ये जल के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। और इसकी कमी के कारण भूख में कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन आने लगती है, शरीर में थकावट रहती है। ये सब क्लोरीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम का जो डिनोट किया जाता है वो Na से किया जाता है, और जो सोडियम का मुख्य स्रोत है वो भी नमक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो नमक का फॉर्मूला होता है उसमें NaCl यानी सोडियम भी पाया जाता है। तो इसका महत्व देखते हैं। ये अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखता है, जल संतुलन को बनाता है, और हृदय स्पंदन में कार्य करता है। क्योंकि आपको पता है जो सोडियम होता है, अगर इसका हम लोग आयन की बात की जाए तो वो Na+ आयन होता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जो हमारे शरीर के हृदय स्पंदन के लिए आवश्यक है। और इसके कमी से निम्न रुधिर चाप हो जाता है, यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन हो जाती है, और थकावट रहती है। इसके बाद हम लोग बात करें मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। जो इसका मुख्य स्रोत है वो है दूध, साबुत अनाज, मछली, मांस, हरी सब्जियां। और इसके महत्व को देखें तो दांत एवं हड्डियों की रचना में भी उपयोगी होता है, और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के लिए भी उपयोगी होता है। और इसकी कमी के कारण उपापचय अभिक्रिया में अनियमितता आ जाती है, और तंत्रों की कार्यकी जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित होती है। तो आपने यहाँ पे लघु तत्वों के बारे में देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्प तत्व के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, जो अल्प तत्व होते हैं ये हमारे बॉडी को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है इनकी। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयोडीन। तो इसके स्रोतों के बारे में देखते हैं। तो जो आयोडीन का मुख्य स्रोत है वो है दूध, अंडे, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। इसके महत्व को देखें तो जैसे कि आपको मैंने ग्रंथियों में पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, तो उसका मुख्य घटक होता है आयोडीन, और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इसकी कमी के कारण बुद्धिहीनता, घेंगा रोग,
मंद शारीरिक विकास आदि समस्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोह की, यानी जो आयरन होता है इसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। तो इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो मांस, जिगर, मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पालक, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसका महत्व शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य एलिमेंट होता है यानी मुख्य आयन पाया जाता है उसमें लोहा पाया जाता है। एंजाइमों के घटक, ऑक्सीजन का परिवहन आदि में लोहे की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग लोहे की कमी के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण रुधिर क्षीणता हो जाती है, यानी रक्त में एनीमिया हो जाता है, दुर्बलता आती है, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। ये सब लोहे की कमी के कारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिंक की, जिसका फॉर्मूला Zn होता है। और इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडे, समुद्री भोजन, ये सब है। और इसके महत्व की बात की जाए तो सामान्य वृद्धि, जनन अंगों का विकास, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण, घावों को भरने, प्रतिरोध क्षमता के विकास आदि में इसका महत्व है। और कमी की बात की जाए तो अवरुद्ध वृद्धि, यानी शरीर का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, खुरदरी त्वचा हो जाती है, जनन क्षमता में क्षय हो जाता है, यानी जनन क्षमता में आपकी कमी आ जाएगी, भूख में कमी आ जाएगी, दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग बात की जाए तांबे की, जिसका हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। जो इसके मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, मेवे, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, बीज जैसे कि सूरजमुखी का बीज। इसके महत्व की बात की जाए तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सह घटक है। लौह उपापचय, संयोजी ऊतक एवं रुधिर वाहिनियों का विकास, त्वचा में मेलानी पिगमेंट के निर्माण में इसका प्रमुख योगदान है। इसके बाद इसकी कमी की बात की जाए तो रुधिर क्षीणता हो जाती है, संयोजी ऊतक एवं रुधिर वाहिनियों में दुर्बलता आ जाती है, बालों का रूखापन हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीज की, इसको Mn से डिनोट किया जाता है। तो जो मैग्नीज के मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो मेवा, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल, अनानास, बीज, इन सब से प्राप्त होता है। और इसके महत्व की अगर बात की जाए तो यूरिया संश्लेषण, फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहायक घटक है, घाव को भरने में उपयोगी है, हड्डियों के विकास के लिए है। और इसके कमी के कारण उपास्थि, अस्थि एवं संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता आ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कोबाल्ट की, जिसका फॉर्मूला CO है। तो इसके मुख्य स्रोतों की बात करते हैं तो दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसके शरीर में महत्व की बात की जाए तो ये विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम विटामिन का एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे हम लोग विटामिन को अच्छे से। और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बाद इसके कमी के कारण रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है, मस्तिष्क के संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलेनियम की। तो इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो मांस, अनाज, मछली, अंडे, समुद्री भोजन, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसके महत्व की बात की जाए शरीर में तो कई एंजाइमों का सह घटक होता है। विटामिन ई का सहायक संयोजी ऊतक के लोच के लिए आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होता है। और इसकी कमी के कारण पेशियों में पीड़ा होती है, हृदय पेशी क्षय होने लगता है। और इसके बाद हम लोग बात करें क्रोमियम की, तो जो इसका मुख्य स्रोत होता है वो ईस्ट, समुद्री भोजन, कुछ सब्जियां, मांस, यकृत, साबुत अनाज, ये सब क्रोमियम के मुख्य स्रोत हैं। और इसका शरीर में महत्व देखें तो ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण, इंसुलिन के सामान्य कार्य हेतु जरूरी है। और इसके कमी के कारण ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें मोलिब्डेनम की, तो इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो ये अनाज, फलियां, कुछ सब्जियां, दूध, मेवे आदि से प्राप्त होता है। और इसके महत्व की बात की जाए तो कुछ एंजाइमों का सह घटक होता है, उन्हें सक्रिय करना इसका कार्य होता है। और कमी के कारण नाइट्रोजनी अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता आ जाती है, यानी जितने भी नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में अनियमितता यानी गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें फ्लोरीन, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो जो फ्लोरीन होता है वो फ्लूरिडेटेड के रूप में जल में पाया जाता है, चाय, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। और इसके महत्व की बात की जाए तो हड्डियां एवं दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। और इसके कमी के कारण जो दांत होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, अधिकता से फ्लोरोरोसिस हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जो अल्प तत्व थे वो भी समाप्त हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवधारियों में पोषण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं।
तो जैसा कि आपको पता है, जितने भी इस संसार में जीव एवं जंतु पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयंपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। तो स्वयंपोषी वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसमें केवल पादप यानी जो पौधे होते हैं अपने जो परिवेश में उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज से अपना भोजन बनाते हैं। और जो स्वपोषी होते हैं इनको भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी यानी जो अपना भोजन के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर उनको तैयार करते हैं। और जो पौधे होते हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे उनके शरीर में ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि ये केमिस्ट्री के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोग बात करें विषमपोषी यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें मानव सहित अन्य प्राणी एवं कुछ पौधे भी आते हैं, और इसको भी हम लोग निम्न भागों में देख सकते हैं, जैसे कि परजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि अन्य जीवों पे आश्रित रहते हैं, यानी उनके शरीर में पाए जाते हैं और पोषण के लिए उन पर ही निर्भर होते हैं, और ये शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मृत्युजीवी की। मृत्युजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि मरे जीवों को या फिर सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, उनको मृत्युजीवी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कीट भक्षी पादप। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित ना करके कीटों के भक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं, और जो इनकी पत्ती होती है वो घड़ेनुमा आकार की बनी होती है, जिसमें अनेक रोम होते हैं, एवं इसमें एक मीठा सा रस निकलते रहता है, जिससे आकर्षित होकर कीट इसमें फंस जाते हैं, और इसके पाचन रस द्वारा उन कीटों का भक्षण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके बाद हम लोग सहजीवी की बात करें तो सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि विभिन्न प्रजातियों के बीच नज़दीकी संबंध को सहजीविता तथा ऐसे पादपों को सहजीवी पादप कहा जाता है, जैसे कि लाइकेन एक सहजीवी संबंध उदाहरण है जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। इसमें जो कवक होता है वो शैवाल को आवास, जल एवं पोषण तत्व प्रदान करता है, तथा जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे सहजीवी भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मैंने पूरी बायो कवर की है, आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस की वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, और वहाँ पे लगभग मैंने 10 ऐसी वीडियोस कवर भी की है जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे वो सारे उसमें पाए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके लिए वो भी उपयोगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।